नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 24 जून 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ट्रांसफर्स एसेट्स वर्थ 8,441.5 करोड़ रुपीस। आपको पता है बहुत सारे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, इनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इनके कुछ नाम है। हालांकि ऑफिशियली मेहुल चोकसी को अभी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर नहीं किया गया है। मतलब आप जनरली समझ सकते हो वो लोग जो कि पैसा लेके इंडिया से बाहर भाग गए। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन मैंने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वाली वीडियो में बताई, उसको मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब हुआ यह है कि ओवरऑल अगर देखा जाए, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी कितना पैसा हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक का लेके भागे, तो लगभग 22,585.83 करोड़ रुपीस लेके भागे। इसमें से लगभग 8,441.5 करोड़ के एसेट्स ट्रांसफर कर दिए गए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक को थ्रू इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जैसे तैसे करके 8,441.5 करोड़ के जो एसेट्स थे अटैच किए थे विजय माल्या के, नीरव मोदी के, मेहुल चोकसी के, और ये जो एसेट्स है वो वापस कर दिए गए पब्लिक सेक्टर बैंक को। तो रिसेंटली ईडी ने 6,600 करोड़ रुपीस के शेयर्स, जो कि आप कह सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक लेड कंसोर्टियम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेड कंसोर्टियम क्या करता है कि भाई जो भी उल्टे सीधे लोन लेके लोग गायब हो गए हैं, तो उस पैसे को कैसे वसूल किया जाए और जितना पैसा वापस आता है उसको अलग अलग बैंक को किस प्रपोर्शन में वापस किया जाए, तो उसके लिए कंसोर्टियम बनाया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मिली, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की इस स्पेशल कोर्ट ने क्या बोला कि भाई ईडी के पास ये जो 6,600 करोड़ रुपए के शेयर हैं, ये आप स्टेट बैंक लेड कंसोर्टियम को वापस कर दो, वो लोग आपस में बांट देंगे अपने नुकसान के हिसाब से। तो कुल मिला के यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कुछ एडिशनल 8,441 करोड़ रुपीस पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दिए हैं। ये कहां से लेके आया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट? तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की जो प्रॉपर्टीज थी, इनके जो ऑनलाइन एसेट्स थे, जैसे कि किसी कंपनी में इनकी शेयर होल्डिंग थी, इनके रिलेटिव्स के पास जो एसेट्स थे वो सब हथियाए, और हथिया के जैसे तैसे करके 8,441 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, और वो अभी के लिए वापस कर दिए जाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। एक्चुअली में वापस कर दिए गए हैं। तब ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपस में किस हिसाब से बांटेंगे वो अपना देखते रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ये तीन लोग मिलकर 22,000 लगभग 22,500 करोड़ का पैसा ले गए। और अगर इनके सारे एसेट्स को सीज कर लिया जाता है इंक्लूडिंग फॉरेन एसेट, अब समझिए फॉरेन एसेट्स को सीज करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि फॉरेन एसेट्स किसी और देश के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, तो उनको सीज करना अपने आप में मुश्किल काम है। लेकिन अभी के लिए 8,500 करोड़ रुपए लगभग सीज करके पब्लिक सेक्टर बैंक को वापस कर दिए गए। ठीक है भाई, तो ये जो एसेट्स वापस किए गए हैं किस हिसाब से वापस किए गए? तो बहुत सारी डमी एंटिटीज, ट्रस्ट, थर्ड पार्टीज और रिलेटिव्स के पास इनकी प्रॉपर्टियां पड़ी थी, पैसे पड़े थे, वही पैसे यहाँ पे सीज किए गए। अब अगर इनके एक्स्ट्राडिशन की बात की जाए तो मिस्टर माल्या का एक्स्ट्राडिशन ऑलमोस्ट तय है। पहले ये वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में गए और यहाँ पे इनकी एक्स्ट्राडिशन की जो रिक्वेस्ट थी वो अप्रूव हो गई। कहने का मतलब ये है कि माल्या लंदन में रहना चाहते थे, इंग्लैंड में रहना चाहते थे, बट इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद यूके के हाई कोर्ट में गए, यूके के हाई कोर्ट में भी माल्या की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। माल्या कौन से बेसिस पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई इंडिया में अच्छी चीज़ नहीं है, इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, मेरी जान को खतरा है, मुझे इंग्लैंड में रहने दिया जाए। तो यूके की हाई कोर्ट ने मना कर दिया, और यूके के सुप्रीम कोर्ट में माल्या ना जा पाए, इसकी इसीलिए यूके सुप्रीम कोर्ट में जाने की परमिशन माल्या को नहीं दी गई है इंग्लैंड की अथॉरिटीज के द्वारा। तो टेक्निकली एक बार यूके के हाई कोर्ट ने यह अप्रूवल दे दिया कि विजय माल्या को इंडिया भेजना है, तो विजय माल्या इंडिया आएंगे। ये अलग बात है कि यूके के होम डिपार्टमेंट ने अभी अप्रूव नहीं किया माल्या का एक्स्ट्रेडिशन। अप्रूवल में थोड़ा समय लग रहा है, मतलब ऑलमोस्ट तय है कि विजय माल्या इंडिया आने वाले हैं। ओके, क्योंकि वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट और यूके हाई कोर्ट दोनों ही जगह से इनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो चुकी है। खास बात दोस्तों ये कि सोचिए विजय माल्या एक समय पे कितने बड़े आदमी थे इंडिया के अंदर, जहां से निकलते सब इनको देखते थे। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के पहले के आईपीएल मैचेस चलते हैं तो वहां पे नजर आते थे, बहुत फ्लैम्बॉयंट से नजर आते थे, इधर उधर पैसे उड़ाते हुए। अब यहाँ पे एक कैदी की तरह आएंगे हथकड़ी पहन के। तो कहते हैं ना कि भाई जब भी आप कितनी भी पावरफुल पोजीशन में, उस पावरफुल पोजीशन में बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट करो, क्योंकि इररिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करोगे तो भाई माल्या जैसे हाल हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिस्टर नीरव मोदी की। मिस्टर नीरव मोदी वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट से अपना केस हार चुके हैं। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बोला कि नीरव मोदी को तुरंत एक्स्ट्राडाइट करो। ऑब्वियस सी बात है, ये भाग के कहां जाएंगे? अब यूके के हाई कोर्ट के पास जाएंगे। तो आने वाले कुछ समय में नीरव मोदी का भी इंडिया आना तय है। हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, बट नीरव मोदी आएंगे जरूर।
ऑलरेडी ये जुडिशियल कस्टडी में है, लंदन जेल में बंद है पिछले 2 सालों से, तो वहां पे भी फ्री नहीं है बट लंदन जेल में है। पर वो लंदन की जेल में रहना ज़्यादा पसंद है, वो इंडिया नहीं आना चाहते। और अगर मिस्टर मेहुल चोकसी की बात करो तो एक्चुअली में रिश्तेदार है मिस्टर नीरव मोदी के। मेहुल चोकसी पहले डोमिनिकन रिपब्लिक में थे, वहां से भाग गए, एंटीगा पहुंचे। बाद में जब एंटीगा में पकड़ लिए गए तो उन्होंने बोला कि मुझे किडनैप किया गया था, जबकि बहुत क्लियर कट है कि इन्होंने अपनी किडनैपिंग खुद ही प्लान की थी और खुद ही भागे थे। इनको लगा कि एंटीगा से भाग के चुपके से, सॉरी डोमिनिका से भाग के चुपके जाके एंटीगा में रहने लगूंगा, मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, बट ये यहाँ पे पकड़े गए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात की जाए तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये करता क्या है, इट इनेबल्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू कन्फिस्केट प्रॉपर्टी और एसेट्स अर्न फ्रॉम इलीगल सोर्सेज एंड थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। तो मतलब ये पीएमएलए, अगर आपने इलीगल सोर्सेज के थ्रू कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है या एसेट्स एक्वायर किए तो वो आपके हथियार ले जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स इतना पैसों की चपत लगा के बाहर भाग जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे जब्त तो हो ही जाएगी। काम क्या है पीएमएलए का, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि पैसे को बहुत सारे अलग अलग चैनल्स के थ्रू ट्रांसफर करना ताकि पैसे का रियल ओरिजिन आप ना पता कर पाओ और पैसे को दूसरी शक्ल दे दो। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदला जाता है थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। आपने पिक्चरों में देखा जाता है कि जैसे वो एक दावते इश्क करके मूवी है, उसमें परिणीति चोपड़ा जाके उसको कुछ पैसे देती है और वो थोड़े कम पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो दिस इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग थिंग, ठीक है। तो चीज़ों को इलीगल एक्टिविटीज़ में घुमाना, इकोनॉमिक क्राइम्स करना, ये भी कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा में आता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम अगर आपके ऊपर लगा है तो आपकी प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट की जा सकती है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और कॉस्टली जुडिशियल अथॉरिटीज में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। देखिए डेली करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको मेरी पीडीएफ तो मिलती ही होगी, पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप harshitdwedi.com पे जा सकते हैं, वहां पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज कंपाइलेशन अपडेट होता है। जैसे कल की डेट में डेली न्यूज कंपाइलेशन 23 जून अपडेट होगा, आज शाम तक मैं 24 जून डेली न्यूज कंपाइलेशन अपडेट कर दूंगा। तो जितनी भी न्यूज मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स की आपके साथ डिस्कस करता हूँ उनको बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में आपको उस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स में दे दिया जाएगा। ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। इसके साथ इन न्यूज में थोड़ा इजाफा करके, इन न्यूज में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़ के, कुछ अच्छे फिगर्स जोड़ के मैं एक कंसोलिडेटेड ब्लॉग आपके लिए तैयार करूंगा, एक आर्टिकल पोस्ट आपके लिए तैयार करूंगा और वहां पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो अगर थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हो। बस ये कैच है कि शाम को 7-8 बजे तक वो वीडियो लाइव होगी, वो आर्टिकल लाइव होगा एक्चुअली में, क्योंकि इस प्रकार के आर्टिकल्स लिखने में प्रॉब्लम होती है, मतलब प्रॉब्लम के समय लगता है। तो 3 आर्टिकल्स आपको रेगुलरली फॉलो करने। एक तो वन लाइनर करंट अफेयर्स है, ये सिंगल टाइप ऑफ न्यूज है, एसएससी बैंक पीओ की टाइप के एग्जाम में काम आती है। अब चूंकि यूपीएससी में फैक्चुअल सवाल आ रहे हैं तो यूपीएससी में भी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ें। एडिटोरियल का जिस्ट आपको डेली बेसिस पे मिलता ही है, साथ साथ डेली न्यूज कंपाइलेशन भी डेट वाइज अब आपको मिलेगा। तो ये 3 आर्टिकल्स आपकी करंट की प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल है। और बाकी कुछ इंडिविजुअल मेंस और प्रीलिम्स से स्पेसिफिक टॉपिक का बहुत डिटेल एनालिसिस में करता हूँ, उसके लिंक भी मैं कहीं ना कहीं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता ही हूँ, तो आप इनको देख सकते हैं। साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ, यूट्यूब सारे लेक्चर्स की पीडीएफ नहीं भेजता है, साथ साथ जो भी मैं वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अपडेट करता हूँ धीरे धीरे करके वहाँ पे आपको बता देता हूँ। डेली बेसिस पे शाम को जो भी करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स अपडेट होते हैं उनका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जो भी आपके जेन्युइन डाउट्स हैं आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मुझे जब भी समय मिलेगा उनको मैं जरूर टेकअप करूंगा। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स मर्जर ऑफ सीआरडब्ल्यूसी फिर सीडब्ल्यूसी। एक्चुअली में सीआरडब्ल्यूसी है क्या, तो यह सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, और सीडब्ल्यूसी क्या है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के बारे में आपने सुना होगा, ये मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एंटरप्राइज है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। 1957 में इसको बनाया गया था। काम क्या इसका, इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का मतलब वेयर हाउस, एक बहुत बड़ा सा गोडाउन, उस गोडाउन को मेंटेन करना है। अब ज्यादातर केसेस में जो वेयर हाउस हैं ये एग्रीकल्चरल स्टोरेज को करने के काम आते हैं, मतलब एग्रीकल्चर धान आपने उगाया, गेहूं चावल जाके वेयर हाउस में स्टोर करती है। तो कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए बहुत सारे वेयर हाउस मेंटेन करता है, और इन वेयर हाउस के ऊपर एक बाप ऑर्गेनाइजेशन बैठा दिया जिसका नाम है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट तरीके से काम करता है। तो वेयर हाउसिंग में धानों को स्टोर करना ये कोई दान धर्म का काम नहीं है, इसके लिए पैसा देना पड़ता है फार्मर्स को या जो भी ट्रेडर्स वहां पे जाके अपना धान स्टोर करते हैं। ये जो सीडब्ल्यूसी है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ऑथराइज्ड कैपिटल 100 करोड़, पेड अप कैपिटल 68.02 करोड़। ये दोनों प्रकार के कैपिटल्स क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ।
अब देखिए, पहले एक ही कंपनी थी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इसके अंदर एक सब्सिडरी कंपनी बनी सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कॉर्पोरेशन 10 जुलाई 2007 को। तो अब आप बोलोगे जब ऑलरेडी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन थी तो सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड बनाने की क्या जरूरत थी? तो जरूरत इसलिए थी टू डेवलप, प्रमोट, एक्वायर एंड ऑपरेट रेल साइड वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए, रेलवेज के पास, शिपिंग टर्मिनल्स के पास जो बड़े बड़े लॉजिस्टिक हब्स होते हैं, वहां रेलवे लाइन तो पहुंचती हैं, तो वहां के पास जमीनें लेके और उन जमीनों पे वेयर हाउस बनवाना। क्योंकि रेलवेज के बगल की जमीनों में अगर आप वेयर हाउस बनवाते हो तो उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाए तो रियल टाइम बेसिस पे इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो मान लीजिए कहीं दूसरी जगह से कोई रेलवे से धान आ रहा है तो उसको वहां पे स्टोर कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई बल्क ऑर्डर आ गया और रेलवे पे सामान लोड करके कहीं और दूसरी जगह भेजना है इंडिया में, तो भाई बगल में वेयर हाउस अगर बना होगा रेलवेज के तो काफी फायदा होगा। प्लस रेलवेज के अंदर बहुत सारी जमीन भी होती है, तो इन खाली जमीनों का इस्तेमाल हो जाएगा इन वेयर हाउसेस को बनवा के। इसीलिए सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड बनाई गई। ये जो सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड है ना, इसने स्पेशलाइजेशन किया, एक्सपर्टाइज किया, गुडविल किया है किसमें? इन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ RWC, यानी रेल साइड वेयर हाउस लिमिटेड। मतलब रेल और मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब के बगल में ये जो वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू द रेलवेज, इनको बनाने का अपना ही अलग तरीका होता है, अपना ही इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस होती है। और इस चीज को देखता था CRWC, सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउसिंग कंपनी लिमिटेड। लेकिन अब ये जो सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउसिंग कंपनी लिमिटेड है, इसका मैनेजमेंट अब CWC से पड़ेगा। मैं पहले भी आपको बता दूं कि CRWC में एक बहुत बड़ा स्टेक CWC का ही था। तो पहले भी CRWC का ओनर CWC था, लेकिन अब पूरे के पूरे इसके एसेट्स CRWC के CWC में ट्रांसफर कर दिए गए। क्योंकि होता यह है कि जब सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड एक अलग कंपनी की तरह काम करती है तो उसका अलग ऑफिस होता है, उस ऑफिस के अलग खर्चे होते हैं, अलग वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट स्टाफ होता है, जिससे एक्स्ट्रा खर्चा आता है। तो ये खर्चा यहाँ पे कम करने की कोशिश की जा रही है। तो जो सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कॉम्प्लेक्सेस है, इसको चलाने में जो खर्चा है, कॉर्पोरेट ऑफिस रेंट में, सैलरीज, एम्प्लॉयज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में जो खर्चा है वो 5 करोड़ रुपए कम हो जाएगा अगर CRWC सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंदर चला जाता है। और यही यहाँ पे किया गया। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस इन ग्रे मैटर आफ्टर कोरोना वायरस इन्फेक्शन। अभी कोरोना वायरस के बाद ग्रे मैटर के लॉस की कुछ न्यूज यहां पे निकल के आ रही है। आपको पता है कि जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसका एक मेन सिम्टम है लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। और ये भी आपको पता है कि जो आपका स्मेल और टेस्ट है वो कहीं ना कहीं आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, इसका जो मेन सेंटर कहाँ पे है? वो ब्रेन पे है। पूरा का पूरा जो आपका ब्रेन है वो आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब असल में हुआ यह है कि जो लोग भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से गुजरे हैं उनके ब्रेन को मैप किया गया। उनके ब्रेन की मैप मतलब ब्रेन की जो इमेजेस थी, स्कैन्ड ब्रेन इमेजेस, उनको जब स्टडी किया गया तो ये पता चला कि जो ग्रे मैटर वाला इलाका था यहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट है। देखिए क्या लिखा हुआ है। अदर स्टडीज ऑन द इफेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी वायरसेस ऑन ब्रेन फंक्शनिंग have argued that coronavirus like agents have an affinity for specific region in the brain connected to smell test, memory and multitasking abilities and could explain reported instances of cognitive decline, frequent confusion और memory loss following a coronavirus infection। क्या मतलब है कहने का कि भाई मान लो आपको कोरोना वायरस हुआ तो आपके स्मेल और टेस्ट पे इफेक्ट आता है। उसकी मोस्ट प्रॉब्ली रीजन ये है कि ये जो ग्रे मैटर नाम का इलाका होता है आपके ब्रेन के अंदर, यहीं से आपका स्मेल आता है, टेस्ट आता है, मेमोरी आती है, मल्टीटास्किंग एबिलिटीज आती है। इस पूरे के पूरे इलाके को कोरोना वायरस इफेक्ट करता है। और केवल नोवल कोरोना वायरस नहीं है, पहले भी बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें जो कोरोना वायरस लाइक एजेंट्स हैं ये ब्रेन के इस ग्रे मैटर वाले इलाके को अफेक्ट करते हैं। और जब ये ब्रेन के ग्रे मैटर वाला इलाका अफेक्ट होता है तो आपकी स्मेल की, टेस्ट की, मेमोरी और मल्टीटास्किंग एबिलिटीज की ताकत थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि ये जो स्टडी अभी के लिए पब्लिश हुई है, ठीक है ना, इसको पीयर रिव्यू करना बाकी है। ओके, ये बोल रही है कि जो ग्रे मैटर वाला इलाका है ये कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। अब ये कितना अफेक्टेड है, कितना अफेक्टेड नहीं है, ये जब इस पर्टिकुलर स्टडी को बाकी साइंटिस्ट पीयर रिव्यू करेंगे। पीयर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि मेडिकल कम्युनिटी में जब भी मान लीजिए कोई बड़ी मेडिकल एनालिसिस छपी तो वो मेडिकल एनालिसिस कितनी सही है, कितनी गलत है, उसमें क्या क्या फ्लॉज हो सकते हैं, इसका पीयर रिव्यू किया जाता है। तो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अगर कोई स्टडी सब पब्लिश की है तो उसका पीयर रिव्यू ब्राजील के डॉक्टर भी करेंगे, इंडिया के डॉक्टर भी करेंगे, यूएस के डॉक्टर्स भी करेंगे। प्रॉपर एक मेडिकल स्टडी
इंटरनेशनल जर्नल्स में छपती है और उसके ऊपर सब लोग अपने इनपुट्स दे सकते हैं और इसी को पीयर रिव्यू कहा जाता है। और उन इनपुट्स के चलते ही उस स्टडी की कमियों को ढूंढा जाता है। तो ये जो ब्रेन का ग्रे मैटर होता है ना, ये ग्रे मैटर एक टिश्यू होता है ब्रेन के अंदर जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बिल्कुल गढ़ होता है। यहाँ पे बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं और ये वो नर्व सेल्स होती हैं जो हमारे शरीर में सेंसेशन देती हैं, मोटर कंट्रोल देती हैं। तो हमारे बॉडी पार्ट्स जो भी कर रहे हैं, हम साइमल्टेनियसली कितनी चीज़ों को सोच पा रहे हैं, हम कैसे मल्टीटास्किंग टास्क कर रहे हैं, हमें कितनी चीज़ें याद रहती हैं, कितना ज़्यादा हम एफिशिएंट है अपने कामों में, वो कहीं ना कहीं ये ग्रे मैटर वाला इलाका उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो कोरोना वायरस लाइक इन्फेक्शन है वो इस ग्रे मैटर वाले इलाके को अफेक्ट करते हैं। अब बस यही उम्मीद की जा सकती है कि ये बात सही ना हो। ठीक है, एक और यहाँ पे रीजन है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जरूरी हो कि सीधे सीधे कोरोना वायरस का इन्फेक्ट आ रहा हो इस पर्टिकुलर ग्रे मैटर वाली जगह पे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉस ऑफ ओल्फैक्टरी फंक्शनिंग, इट मे बी ड्यू टू सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ द लॉस ऑफ ओल्फैक्टरी फंक्शनिंग। ओल्फैक्टरी क्या होता है? मतलब रिलेटेड टू स्मेल। तो स्मेल पे जो डायरेक्ट इंपैक्ट आता है उसका कुछ हो सकता है इनडायरेक्ट इंपैक्ट इस ग्रे मैटर पे इलाके पे पहुंच रहा हो। तो कुल मिला के हमारे सेंसरी सिस्टम के ऊपर इस कोरोना वायरस का इंपैक्ट आ रहा है। अब ये इंपैक्ट परमानेंट है या इंपैक्ट टेम्पररी है, रिवर्सिबल है, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो जितने ज्यादा कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुए उनकी ब्रेन की मैपिंग इन्फेक्शन के समय पे और इन्फेक्शन से ठीक होने के बाद धीरे धीरे उनकी ब्रेन की मैपिंग से क्या फिगर्स निकल के आ रहे हैं, इससे पता चलेगा कि जो ग्रे मैटर के इलाके में इफेक्ट आ रहे हैं ये इफेक्ट टेम्परेरी है, ये इफेक्ट परमानेंट है या रिवर्सिबल है। मतलब होने के बाद फिर ठीक हो सकता है क्या अपने आप से। ये सब चीजें सब्सीक्वेंट स्टडीज से और एक लंबी ईयर की आप कह सकते हो एनालिसिस के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। हालांकि ये जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, दिस इज नॉट गुड। अच्छा, खास बात यह कि ये स्टडी कंडक्ट कहाँ हुई है, तो यूके ब्रेन इमेजिंग स्टडी है। मतलब यूके के लोगों के ब्रेन्स को यहाँ पे स्टडी किया गया है। और इस स्टडी में साइंटिस्ट कहाँ कहाँ के इन्वॉल्व थे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट थे, इंपीरियल कॉलेज लंदन के साइंटिस्ट थे और कहीं ना कहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए की भी यहाँ पे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। तो आप कह सकते हो कि दुनिया भर के साइंटिस्ट मिलकर यहाँ पे काम कर रहे थे और इनकी कंबाइंड शोध से ये बात मालूम पड़ी है। और अब इस स्टडी के ऊपर पीयर रिव्यू होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। देखिए, रिसेंटली हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब और पाकिस्तान के मोइद यूसुफ ने बाकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज के एनएसए के साथ मिलकर मीटिंग की दुशानबे में। और दुशानबे मिलकर उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की, बोल बच्चन टाइप की, कि हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, एक्सट्रीमिज्म खत्म करेंगे, सेपरेटिज्म खत्म करेंगे, रिलीजियस रेडिकलिज्म खत्म करेंगे। सबसे बड़ा मजाक पता है यहाँ पे क्या है, कि पाकिस्तान यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहा है कि हम टेररिज्म को खत्म करेंगे। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है, इससे बड़ा लतीफा क्या हो सकता है। बहरहाल, कि यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि हम लोग स्पेशल अटेंशन देंगे इस बात को कि जो करंट मिलिट्री और पॉलिटिकल सिचुएशन है अफगानिस्तान में, इसको ठीक किया जाए, मैटर्स और ज़्यादा एस्केलेट ना हो जाएं। फिर ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे, ये तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट इमोमाली रहमोन से भी मिले। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 16वीं मीटिंग है सेक्रेटरीज की, ठीक है ना भाई। तो इंटरनेशनल टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, रिलीजियस रेडिकलिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये मीटिंग हुई है। अब खास बात यहाँ पे ये है कि जो मीटिंग हुई है ये कौन से स्ट्रक्चर के तहत हुई है। ये है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। एससीओ के अंदर काम करता है ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, और ये भी पूछा जा सकता है कि इट कम्स अंडर विच सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, और आपको नाम दिया जा सकता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, क्वाड, या फिर एक ऑप्शन हो सकता है आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और अलग अलग मेंबर स्टेट्स के बीच के टाइज को इंप्रूव करने के लिए, ताकि थ्रेट्स को रोका जा सके। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए भैया, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का हेडक्वार्टर है ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम है कॉम्बैट करना एक्सट्रीमिज्म को, टेररिज्म को। जो हेड होता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का, 3 साल के टर्म के लिए चुना जाता है और इसमें परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सारे मेंबर स्टेट्स के। जून 2004 की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हुई थी ताशकंद, उज्बेकिस्तान में, वहां पर रैट्स को बनाया गया था कॉपरेशन के लिए, और अलग अलग कंट्रीज टेररिज्म, सिक्योरिटी, ड्रग ट्रैफिकिंग, क्राइम और साइबर वारफेयर में एक दूसरे के साथ इंगेज कर पाए इसके लिए।
जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, कैबिनेट अप्रूव्स PMGKY 4.0, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ये। तो यूनियन गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 4.0 का अप्रूव किया है ताकि एडिशनल फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा सकें देश के लोगों को फ्रॉम जुलाई 2021 टू नवंबर 2021। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाली जो स्कीम थी, जो कि आपकी जून 2021 तक चल रही थी, उसको जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया है अंडर 4.0। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 कीजिए पर पर्सन पर मंथ एलोकेट किए जाएंगे। 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। ये वही बेनिफिशरीज हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, अंत्योदय अन्न योजना के अंदर और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के अंदर कवर होते हैं। और यहाँ पे जो बेनिफिट्स मिलेंगे ना, वो ऑब्वियस ही बात है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर, सॉरी, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर पहले से बेनिफिट मिल रहा है उससे एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। देखिए, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज था, इसके अंदर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी, इसके अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो अन्न योजना वाली जो चीज है ना, ये भाई हमारे देश की एक साइजेबल जनता को यहाँ पे काफी हद तक फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है अप टू अ लिमिट। हालांकि दिस इज नॉट अ परमानेंट स्कीम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जितने आपको धान मिलते हैं उससे एक्स्ट्रा 5 केजी पर पर्सन पर मंथ मिलेगा और अभी के लिए नवंबर 2021 तक मिलेगा। अब ये फ्री में ग्रेन्स बांटने के लिए, फ्री पे तो नहीं है लेकिन 5 रुपए प्रति केजी ये तो फ्री ही मान लीजिए, क्योंकि दालें तो आज की डेट में 150, 200 रुपए किलो मिल रही हैं, चावल 40 रुपए प्रति किलो मिलता है, तो फ्री ही मान लीजिए अगर आपको 5 रुपए प्रति किलो मिल रहा है तो अब देखिए यहाँ पे एक मंथ पर्सन को एक मंथ में 5 किलो मिलेगा और उसमें आटा दाल चावल के जो दाम है बहुत कम है, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए या 5 रुपए प्रति केजी। वो अलग अलग स्टेट्स में थोड़े अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है कि सेंटर की सब्सिडी के ऊपर एक राज्य सरकार की सब्सिडी किस हद तक लागू होती है इस पर्टिकुलर पैकेज में। तो ओवरऑल 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए इतने रुपए प्रति केजी में यहाँ पे गेहूं दाल और चावल दिया जाता है लोगों को 5 केजी पर पर्सन पर मंथ के लिमिट के अंदर। तो टोटल ये जुलाई 2021 से नवंबर 2021 में इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 64,031 करोड़ रुपए खत्म हो गए, 64,031 करोड़ रुपीस खत्म हो गए। और यहाँ पे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पूरा का पूरा सरकार खर्चा उठा रही, केंद्र सरकार, क्योंकि ये पीडीएस की बात नहीं हो रही है, गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हो रही है। इस 64,031 करोड़ रुपए के अलावा 3,234.85 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा खत्म होंगे। क्यों? क्योंकि भाई इन अनाज को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे, इनको हैंडल करोगे, इनको स्टोर करोगे, फिर जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं वो डीलर जब इस अनाज को ग्राउंड लेवल पे बेचते हैं तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी सरकार की तरफ से आएगा, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा 3,234.85 करोड़ का। तो ओवरऑल इस पूरी स्कीम को जुलाई 2021 से नवंबर 2021 में चलाने के लिए टोटल सरकार का खर्चा आ रहा है 67,266.44 करोड़ रुपीस। तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी ये एक प्रकार का पैकेज के पार्ट था, पैकेज का एक सब पार्ट था, और भी इसके बहुत से पार्ट हैं, ये खाने वाला पार्ट है। यहाँ पे कोविड-19 के दौरान ये जो काम वगैरह बंद हो गया था और ये जो गरीब आदमी भूखा सो रहा था उसके लिए यहाँ पे कुछ पैसा रिलीज किया जा रहा है ताकि उसको कम दाम पे खाने पीने की वस्तुएं अवेलेबल करवाई जा सके। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इस योजना की? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो इस स्कीम के अंदर हर पर्सन को, वो पर्सन जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर कवर्ड है, उसको एडिशनल 5 किलो अनाज दिया जाएगा, या तो गेहूं या चावल, इन एडिशन टू वो 5 किलो अनाज जो कि उसको ऑलरेडी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर मिल रहा है। भारत सरकार यहाँ पे पूरा का पूरा खर्चा उठाएगी, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो लोग कवर्ड है उनको बेनिफिट दिया जा रहा है, और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सेंसस 2011 का है, लेटेस्ट 2021 का सेंसस आया नहीं है, तो हो सकता है बहुत सारे गरीब यहाँ पे छूट जाए। एक तो ये व्यू पॉइंट है। दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये ऑलमोस्ट हमारे देश की बहुत बड़ी जनता को कवर करता है, 2/3 से ज्यादा जनता को कवर करता है, जबकि इतने गरीब है नहीं हमारे देश में। एक्चुअली में हमको जो सबसे गरीब 30 या 40% भारत की पॉपुलेशन का लॉट है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो ऑलमोस्ट पूरे देश को ही कवर कर रहा है।
तो उसके चलते बहुत सारे अमीर लोग भी इस प्रकार की स्कीम का बेनिफिट उठा ले जाते हैं, तो गरीब लोग ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो एक तबका ये बोलता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के एम्बेट को कम करना चाहिए और प्रॉपर टारगेटिंग होनी चाहिए, और टारगेटिंग उन लोगों की तरफ होनी चाहिए जो सच में गरीब हो। लेकिन यहां पे टारगेटिंग ज्यादा करने के चलते अमीर लोग भी इन स्कीम्स का बेनिफिट उठा ले जाते हैं, और अमीर लोग पहले बेनिफिट उठा ले जाते हैं, गरीब पीछे छूट जाते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यूएस एम्बार्गो अगेंस्ट क्यूबा अंडरमाइंस मल्टीलैटरलिज्म। देखिए रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में फिर से एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, और 183 कंट्रीज ने इंडिया के साथ मिलकर क्यूबा के अगेंस्ट जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा हुआ है यूएसए का, इसको हटाने की बात की। बस इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट इजराइल ने वोट किया है, यूएस ने वोट किया, बाकी सब ने क्यूबा के अगेंस्ट ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा है इसको हटाने के लिए वोट किया है। आप समझिए 1992 से ये वोट चल रहा है, और यूएसए के ऊपर ये प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि क्यूबा के ऊपर से ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड हटाइए। क्यूबा आपको पता होना चाहिए एक सोशलिस्ट कंट्री है। अगर आप व्लॉग्स वगैरह देखते हो तो क्यूबा में आपको मालूम है कि उनका हिसाब किस टाइप का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हर चीज वहां पे सरकार ओन करती है, सबको नौकरियां वहां पे सरकार देती है। अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो उसके रहने का खर्चा, उसके खाने का खर्चा, उसके एजुकेशन का खर्चा, उसके हॉस्पिटल का खर्चा, ये सब सरकार देती है। कहीं ना कहीं इसके चलते क्यूबा की बहुत तारीफ भी की है। क्यूबा ने ना अपना हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है, और अपने अच्छे हेल्थ सिस्टम के चलते कहीं ना कहीं आप देखोगे कि क्यूबा ने कोरोना के पैंडेमिक को जल्दी हरा दिया। बट एट द सेम टाइम सोशलिस्टिक कंट्रीज के अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। जब क्यूबा में कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैलना शुरू हुआ था तो एकदम से दुनिया भर में इकोनॉमिक ब्लॉकेड लग गया था, तो बहुत लंबी लंबी लाइंस क्यूबन्स की गवर्नमेंट शॉप्स के सामने नजर आई ब्रेड खरीदने के लिए, डेली मर्रा का खाने पीने का सामान खरीदने के लिए। तो ओवरऑल क्यूबा जैसी कंट्रीज को कोरोना के पैंडेमिक के अंदर ये जो यूएस की तरफ से इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा हुआ है उसके चलते बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस ब्लॉकेड को हटाने के लिए हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास होता है और फेवर में पास होता है। लेकिन आपको पता है कि यूएसए एक परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और ये रेजोल्यूशंस यूएसए को एनफोर्स नहीं कर सकते कुछ करने के लिए, ठीक है ना। एनफोर्स करने की ताकत किसी भी रेजोल्यूशन को है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ताकत है मिलिट्री एक्शन लेने की, और आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 लोगों के पास वीटो पावर है, और उन 5 में से एक यूएसए भी है। हालांकि यहां पे वीटो पावर की जरूरत नहीं है, ये एक इकोनॉमिक डिसीजन है यूएसए का, एक इकोनॉमिक डिसीजन है जो कि डोमेस्टिक स्फीयर में उन्होंने लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि हुआ ये था कि 1960 में एक रेजोल्यूशन हो गया था क्यूबा में। क्यूबा में काफी इन्वेस्टमेंट थी यूएस की, ओके। बहुत सारे यूएस वाले लोग क्यूबा में प्रॉपर्टीज ओन करते थे, उनके बिजनेसेस चलते थे क्यूबा में। तो फिडेल कास्ट्रो ने रेवोल्यूशन लीड किया और 1960 में सब कुछ नेशनलाइज कर दिया क्यूबा में। तो जितने भी यूएस के बिजनेसेस के इन्वेस्टमेंट थे, जितने भी यूएस के सिटीजन्स की प्रॉपर्टीज थी क्यूबा में, सब सरकार ने जब्त कर ली। तो इसके चलते क्यूबा के बीच में और यूएस के बीच में रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का नाम तो आपने सुना ही होगा, कोल्ड वॉर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे कि तब से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद से, जब से फिडेल कास्ट्रो का राज वहां पे आया, तब से आप देखोगे कि क्यूबा की जो इकोनॉमिक हालत थी वो काफी खराब रही थी। बहुत लंबे समय तक यूएसए के सैंक्शंस रहे हैं आपके क्यूबा के ऊपर, और उसके चलते क्यूबा की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा है। वहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं डेवलप हो पाई हैं। हाँ, उन्होंने सोशलिस्टिक सेक्टर में काफी काम किया, अपने लोगों को खाना पीना प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ प्रोवाइड करना, इसमें क्यूबा की सरकार ने बहुत कुछ किया है। बट अगर आप उनकी इकोनॉमी को देखोगे तो इकोनॉमी उनकी बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, चाइना रेजिंग न्यू मिलिशिया नियर बॉर्डर्स विद इंडिया। ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना नई मिलिशिया यूनिट्स को बना रहा है इंडिया के बॉर्डर के साथ। तो जो लोकल तिब्बतन युद्ध हैं उनको हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया जा रहा है और उनको ईस्टर्न लद्दाख में तैनात किया जा रहा है। ये ईस्टर्न लद्दाख वही इलाका है जहां पे लंबे समय से बॉर्डर टेंशन चल रही है। लगभग अप्रैल मई के समय 2020 में बॉर्डर टेंशन शुरू हुई थी, इनकर्जन शुरू हुए थे चाइना की तरफ से। अब चूंकि चाइना को अपना परमानेंट बेस सेटल करना है वहां पे, और चाइना की आर्मी के लोग ज्यादा पहाड़ में लड़ाई कर नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक नई प्रकार की मिलिशिया यूनिट्स यहाँ पे चाइना ट्रेन कर रहा है। इन नई यूनिट्स को नाम दिया गया मिमांग शेटॉन। इनको अभी के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। अपर हिमालयन रेंजेस में इनको डिप्यूट किया है, और इनको ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों सेक्टर्स में डिप्यूट किया गया।
तो आप देखोगे इनको चुम्बी वैली में भी डिप्यूट किया गया है, सिक्किम और भूटान के पास। तो सिक्किम भूटान के पास चुम्बी वैली में भी डिप्यूटेड है। चीमा, रिंचिंग, पीबीथांग, फारी, लद्दाख, बहुत मतलब आप कह सकते हो ना कि ओवरऑल जो पूरा का पूरा बॉर्डर है चाइना का इंडिया के साथ, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, हर सेक्टर में इन मिमांग चिटॉन को पोस्ट किया जा रहा है। ओके, एक ऐसी यूनिट रोहतक में अपॉइंट की गई है, तिब्बत में, जो कि पैंगोंग त्सो के पास है, ईस्टर्न लद्दाख में। अब यहां पे एक शब्द आया है चुम्बी वैली। चुम्बी वैली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इधर दिख रहा है भूटान, इधर दिख रहा है आपको सिक्किम, और यहां दिख रहा है आपको चाइना, ये आपकी चुम्बी वैली है। तब चुम्बी वैली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है क्योंकि चुम्बी वैली के जस्ट नीचे है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको आप कहीं ना कहीं चिकन नेक कॉरिडोर भी बोलते हो। आपको उसको चिकन नेक कॉरिडोर क्यों बोलते हो? क्योंकि अगर आप यहां से लेके अगर इस पूरे के पूरे शेप को देखोगे तो चिकन की गर्दन सी आपको यहां पे नजर आएगी, इसलिए इसको चिकन नेक कॉरिडोर बोला जाता है। कि अगर चुम्बी वैली के अंदर एंट्री मार के इधर से चाइनीज फोर्सेस घुसती हैं और ये इलाका कब्जा लेती हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, वो इंडिया के मेनलैंड से कट ऑफ हो जाएगा। क्योंकि जस्ट साउथ में बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के ऊपर तो भाई बांग्लादेश का राज है, भाई वो अलग कंट्री है, तो बांग्लादेश का लैंड एरिया तो हमारे पास है नहीं। तो ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इसकी एक्सेस इंडियन के मेन लैंड के साथ सिर्फ इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के दम पे है, जिसको आप चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हो। तो चिकन की नेक है ये एक तरीके से यहाँ पे, और ये चिकन की नेक अगर चाइना ने काट ली किसी इंस्टेंस में, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडियन मेनलैंड से कट जाएगा। इसीलिए इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है। इसीलिए भूटान के डोकालाम स्टैंड ऑफ के समय पे जब चाइनीज फोर्सेस डोकालाम में घुसी, तो इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेज दी, क्योंकि इंडिया चांस नहीं ले सकता चाइना जैसी पावर्स के साथ। तो ओवरऑल ये न्यूज है यहाँ पे। तो ये चुम्बी वैली की लोकेशन, डोकाला की लोकेशन याद रखिएगा। यहाँ पे आपको डोकालाम प्लेट्यू पूरा का पूरा नजर आ रहा है। ओके, ये है डोकाला आपका। यहाँ पे देखिए, ये इधर डोकाला दिख रहा है, ये आपको चुम्बी वैली दिख रही है। ये पूरी की पूरी चुम्बी वैली है। इधर है आपका डोकाला, इधर है आपका नाथुला। और नाथुला तो आप में से बहुत सारे लोग घूमने गए होंगे। ठीक है भाई, तो ये पूरी न्यूज थी आज की। आई होप आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। जनरल टाइप्स के डाउट्स भेजिएगा। देखिए, स्पेसिफिक एकेडमिक डाउट्स मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा, रीजन बीइंग कि समय की काफी कमी रहती है। हाँ, अगर आपका डाउट कुछ ऐसा है जो आपके भी काम में आ सकता है, और अगर उसमें डिस्कस करता हूँ बाकियों के भी काम में आ सकता है, तो मैं उसको डेफिनेटली डिस्कस करूंगा सारे व्यूअर्स के साथ एक वीडियो बना के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार वेबसाइट भी देख लीजिएगा, वहां पे डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाया करेगी। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। गुड।